हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। तो मैं चिंतन देसाई आप सबको वेलकम करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2.5 तक अटके थे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाइए, वो वीडियो देख के आइए और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ। देखो बच्चों, यहां पे एक वर्ड मेंशन करके दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। देखो, मैंने बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है हमारा वो वाला वीडियो तो वहां पे जाइए। वहां पे हमने डिफरेंस भी समझाया है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जाइए वो वीडियो देख के आइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और यहां पे हमें क्या बोला है, यहां पे हमें बोला है कि भाई आपको प्रिसीजन के ऊपर फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरिंग लेंथ। ठीक है, तो यहां पे प्रिसीजन के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पे हमें यह देखना है प्रिसीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप जितने डिजिट तक ज्यादा आंसर निकाल पाओ उसको प्रिसाइज बोला जाता है। ठीक है, एक आंसर प्रिसाइज है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने एक मेरा रीडिंग निकाला, वो आया 5.3। मैंने किसी और इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग निकाला तो मेरे पास आया 5.33। मैंने किसी और इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग निकाला तो मेरे पास आया 335। ठीक है, 335। तो बच्चों यहां पे देखने जाओगे तो यहां पे पहले वाले रीडिंग से सेकंड वाला रीडिंग मोर प्रिसाइज है, और सेकंड वाले रीडिंग से थर्ड वाला रीडिंग मोर प्रिसाइज है। तो कहीं ना कहीं प्रिसीजन का मतलब क्या निकालते हैं आप, जितने ज्यादा डिजिट तक आंसर निकाल पाते हो उसको बोला जाता है प्रिसीजन। ठीक है, वो चाहे एक्यूरेट हो या ना हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। ऐसा डिवाइस की जो, जैसे कि मैं स्केल की बात करूं तो स्केल के लिए वो ज्यादा से ज्यादा वाली रेंज को मेजर कर सकता है, 1 वाली रेंज को मेजर कर सकता है। ठीक है, उसके लिए और अंदर जाना हो, माइक्रोमीटर रेंज में जाना हो, तो उसके लिए वो मेजरमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? तो हमारी जो स्केल है, वो स्केल हमें ज्यादा से ज्यादा मिलीमीटर में आंसर दे सकती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मिलीमीटर में आंसर ला सकते हैं, तो 5 पॉइंट समथिंग, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, और अगर हम गेस कर ले तो 5.15, 5.25, 5.35, 5.32 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर आपको और दो डिजिट ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको और एक नया डिवाइस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्केल कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो स्केल ज्यादा से ज्यादा हमें पॉइंट के बाद दो डिजिट तक, देखो वैसे तो 1 डिजिट तक ही आंसर दे पाएगी, बाकी का जो भी है वो अप्रोक्सीमेशन हमने लेना है, हमें लेना है। तो हम शायद देख, जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये 2 है और ये 3 है, स्केल के ऊपर ये 2 का मार्क है, 3 का मार्क है, और बीच में ये 2 के बाद यहाँ पे 2.1 है, ये 2.2 है, और हमारा रीडिंग कहीं यहाँ पे है, तो ये 2.1 और ये 2.2 के बीच में है, तो हम ऐसा एज्यूम करके 2.15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट में आंसर अगर प्रेडिक्ट करना हो तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाकी ये स्केल है वो तो हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट में ही आंसर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एक्यूरेट तो छोड़ दो उसको, लेकिन प्रिसाइजली अगर आंसर देना है तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यहाँ पे गैस करके आंसर दे सकते हैं। तो इतनी रेंज है कैप स्केल की। लेकिन स्केल जहां पे हमें उसमें और 2 डिजिट ऐड करने हो, या फिर पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, 5 डिजिट, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्केल यूज नहीं हो सकती। ठीक है, वो वहां तक के रीडिंग मेजर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसके लिस्ट काउंट क्या है। हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट से पता करेंगे कि जो वाला मेजरमेंट, जो वाला डिवाइस हमें लिस्ट काउंट में पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट दे रहा है, वही हमारे लिए क्या होगा, सबसे प्रिसाइज होगा। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि ये जो तीनों हमें डिवाइस दिए गए हैं ए, बी और सी में, उनमें से कौन सा डिवाइस हमें पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट दे पा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो वाला डिवाइस हमारे लिए मोर प्रिसाइज होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो पहले देखते हैं, वर्नियर की बात करते हैं, तो मैं क्या निकालने जाऊंगा, लिस्ट काउंट। सिंपल, मैं क्या निकालूंगा, लिस्ट काउंट। तो चलिए पहले ए की बात करते हैं। तो बच्चों यहां पे पहला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की मैं लिस्ट काउंट निकालता हूं।
यहाँ पे बोला है वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीजन ऑन दी स्लाइडिंग स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका जो भी है वो दिया गया है 20 डिवीजन ऑन दी स्लाइडिंग स्केल, ठीक है। अभी देखो लीस्ट काउंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, इसको मैं लिखूंगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स VC, that is equals to लीस्ट काउंट का सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, मार्क्स ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होता है फॉर्मूला? मार्क्स ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। देखो मार्क्स ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी देखो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर जो भी मेन स्केल के ऊपर जो भी मार्किंग होंगे ना बच्चों, वो 1 mm वाले होंगे, ठीक है। mm वाले मार्किंग होंगे, अगर सीधा बोलो तो mm वाले मार्किंग होंगे, ठीक है। तो ये जो मार्किंग जो भी है मार्क्स ऑन द मेन स्केल जो भी है वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, वो 1 mm के होते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे ये फिजिकली डिवाइस कैसा होता है, उसके ऊपर मार्किंग, जैसे कि हमारी स्केल है उसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के मार्किंग होते हैं ना, वैसे भी यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे मार्किंग होते हैं, ठीक है। तो वो जो होंगे वो 1 mm की रेंज वाले होंगे, ठीक है। तो ये 1 mm डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितना बोला है 20, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 20, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, क्लियर है। तो बच्चों ये आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आंसर आएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 0.05 mm, इट इज 0.05 mm, सही है। अगर मुझे उसको लिखना है सेंटीमीटर में, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं सेंटीमीटर में मैं क्या लिख पाऊंगा इसको, 0.005 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 0.00, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना mm होता है 10 mm, तो 1 mm इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 0.1, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट 0.005 सेंटीमीटर, अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना हो तो यहां पे बच्चों हमें वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी मिली, इतनी 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो बी है उसकी लिस्ट काउंट, बी में कौन सा डिवाइस दिया गया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड है, स्क्रू गेज। बच्चों स्क्रू गेज भी ऐसा ही एक मेजरमेंट डिवाइस है, जो ज्यादातर ना हम तार जो भी हमारा वायर होता है ना, मतलब छोटे छोटे पतले पतले जो भी वायर होते हैं उसका डायमीटर मेजर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और पतले तार जो भी होते हैं बच्चों, ऐसे तार जो भी होते हैं जिसको स्केल से उसका डायमीटर मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं, ठीक है। वो आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहां पे देखोगे सारे इंस्ट्रूमेंट। अभी के लिए सिर्फ हम इसको बात करते हैं सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसको मैं SG बोलूं, स्क्रू गेज, दैट इज इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला वही, मार्क्स ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, मार्क्स ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अभी बच्चों ये जो स्क्रू गेज होता है ना, उसके ऊपर भी मार्किंग जो रहता है वो 1 mm का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 mm डिवाइड बाय, लेकिन यहाँ पे डिवीजन कितना, यहाँ पे देखो पिच बोला गया है, पिच कितना है 1 mm, मतलब कि जो मेन स्केल के ऊपर मार्किंग होंगे वो सारे 1 mm के होंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, तो यहाँ पे डिवीजन कितना बोला गया है आपको 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो mm में मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 0.01 mm, इट इज 0.01 mm। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो बच्चों सेंटीमीटर में क्या लिख सकता हूं, 0.001 सेंटीमीटर, सही है, क्लियर है। चलो उसी तरह आपको एक और डिवाइस दिया गया है, देखो लास्ट डिवाइस नंबर C, an optical instrument that can measure the length to within a wavelength of light। एक ऑप्टिकल मेजरमेंट टूल यहां पे लिया गया, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ना यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ में मेजरमेंट ले सकता है, ठीक है। ये ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कि जो लाइट की रेंज में यहाँ पे मेजरमेंट ले सकता है, उसकी जो वेवलेंथ, इसकी जो मेजरमेंट लेंथ है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या निकाल सकते हैं, तो उसकी रेंज क्या है, लाइट की वेवलेंथ के रेंज है, ठीक है। वो कौन सी रेंज में मेजरमेंट ले सकता है, तो लाइट की रेंज में, ठीक है। तो इसकी लिस्ट काउंट में क्या लिख सकता हूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो मैं इसको लिखूंगा OI, लिस्ट काउंट ऑफ OI दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या
वो सारी ये फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे कि भाई मार्क्स ऑन दैट मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि वो जो मेजरमेंट लेगा, वो मेजर लेंथ वो एक्चुअल में वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होगी, ठीक है। वो रेंज की वो यहाँ पे मेजरमेंट ले सकता है। तो बच्चों यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इसको मैं क्या डायरेक्टली लिख दूं, लीस्ट काउंट इज वेवलेंथ, मतलब कि जिसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट बोल सकता हूं। और वेवलेंथ ऑफ लाइट की रेंज क्या होती है बच्चों, तो 10 टू द पावर, याद रखना है, इट इज -5 सेंटीमीटर। क्या होती है, 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे इसको 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिखूं, तो मैं इसको 1/10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। मतलब कि अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.12341, ठीक है, मतलब कि 0.12341 सेंटीमीटर। क्लियर है, 0.4 टाइम्स 0.1 सेंटीमीटर। अभी खुद ही देख लो यहाँ पे प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद आप कितने ज्यादा डिजिट मेजर कर सकते हो, वो होता है प्रिसीजन, ठीक है। उसी को तो हम प्रिसीजन बोलते हैं, यस और नो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास तीनों में से कौन सा प्रिसाइज है, देख लो पॉइंट के बाद कौन सा डिवाइस है कि जो सबसे ज्यादा पॉइंट तक मेजरमेंट ले सकता है। ऑब्वियसली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, कौन सा डिवाइस हमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज आंसर देगा, तो दिस डिवाइस, क्योंकि इसकी ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसका जो रीडिंग हमें मिल रहा है, उसकी जो रेंज है, लिस्ट काउंट है, वो हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स दे पा रही है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन होगा, यस, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस इज द मोर प्रिसाइज, ठीक है। ये हमें, अगर हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ये हमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज आंसर दे सकेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या बोला है क्वेश्चन में, चलो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। A student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. Now, what is the estimate on the thickness of the hair? देखो यहाँ पे आपको जो बोला गया है उसको ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कुछ ऐसा, आपको बोला गया है कि भाई एक बच्चा है जो एक स्टूडेंट है जो एक ह्यूमन हेयर का यहाँ पे थिकनेस मेजर कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए वो किसका यूज कर रहा है, माइक्रोस्कोप का। और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आपको क्या दिया गया है, मतलब कि वो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई वो जो छोटी चीज जो सामने रखी है उसको कितना मैग्नीफाई करके वो आपको प्रोवाइड कर सके, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। जैसे हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि मैग्निफिकेशन मतलब होता क्या है, कि जो सामने पड़ी चीज है वो कितनी मैग्नीफाई होकर आपके सामने दिखाएगा वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल में अगर वो चीज को आपको देखना है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड में आने वाली है। अगर आप ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हो मैग्निफिकेशन आपके लोअर स्टैंडर्ड में तो बढ़िया है। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू magnification is equal to viewed with divide by real width। so this is the formula, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है, viewed with divide by real width, ठीक है। अभी आपको क्या निकालने को बोला है, ध्यान से देखो, यहां पे देखो आपको बोला है मैग्निफिकेशन 100 है, सही है। चलो बच्चे ने क्या किया, 20 ऑब्जर्वेशंस लिए और सारे ऑब्जर्वेशंस में उसको माइक्रोस्कोप से जो भी दिखा उसके हिसाब से उसको व्यूड विथ कितनी निकली, 3.5 mm, ठीक है।
उसने जो माइक्रोस्कोप से जो 20 ऑब्जर्वेशंस लिए, उसमें से उसने ये फाइंड आउट किया कि भाई माइक्रोस्कोप ये वाली विड्थ जो भी है, जो हेयर की, जो जो ह्यूमन हेयर की विड्थ वो बच्चा मेजर करना चाहता है, वो 3.5 mm है। ठीक है, मतलब कि ये 3.5 mm जो भी है वो क्या है, व्यूड विड्थ है। ठीक है, ये व्यूड विड्थ है और उसको एस्टिमेट लगाना है कि भाई रियल विड्थ कितनी होगी। तो फिर ठीक है, तो मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, रियल विड्थ कितनी है ये आपको निकालने को बोला है। व्यूड विड्थ आपको दी गई है। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको प्रोवाइडेड है, आपको रियल विड्थ निकालनी है। तो बच्चों सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं ना, क्योंकि यहां से हमें रियल विड्थ निकालनी है, तो यहां पे रियल विड्थ को वैल्यू बना दो। तो यहां पे रियल विड्थ इज नथिंग बट इक्वल टू, फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, व्यूड विड्थ डिवाइड बाय मैग्निफिकेशन। सही है, चलो व्यूड विड्थ कितनी मिली, तो इसको मिली 3.5 mm। उसने क्या मेजर किया, 3.5 mm। ठीक है, ऐसा उन्होंने ही बताया, 3.5 mm। क्लियर है, चलो ये mm में है। और मैग्निफिकेशन कितना दिखा, तो ये माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आपको प्रोवाइड किया गया है 100। ठीक है, सो इस हिसाब से यहां पे वैल्यू क्या बननी चाहिए, 3.5 इंटू 10⁻⁻²mm। तो उसकी रियल विड्थ क्या होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। देखो इसको जो 3.5 mm दिखी ना बच्चों, वो मैग्नीफाई होने के बाद दिखी है, रियलिटी में उतनी नहीं है। ये सुनो, रियलिटी में क्या आपको ह्यूमन हेयर इतने mm की थिकनेस वाला दिखेगा क्या, सोच के बताओ मुझे, इतनी mm की थिकनेस वाला 3.5 mm। बच्चों किसको बोलते हैं 3.5 mm, आप स्केल के ऊपर देखो, तीन कापा, तीन कापे को तीन जो मार्किंग है उसके बाद और आधा मार्क, सोचो इतना थिक होता है क्या, नहीं होता है ना। तो एक्चुअल में तो उसकी जो रियल जो भी विड्थ होगी वो तो इतनी ही होगी। यस और नो, दिस इज द रियल विड्थ। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि वो जो मैग्नीफाइंग जो भी माइक्रोस्कोप में जो लगा है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो क्या कर रहा है कि वो उसको मैग्नीफाई करके दे रहा है। ठीक है, जो भी अंदर रखी हुई चीज है, मतलब कि आपने जो ह्यूमन हेयर वहां पे रखा है, तो उसको मैग्नीफाई करके दे रहा है। और मैग्निफिकेशन भी कितना है, 100 है। तो इतना टाइम्स वो 100 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रियल विड्थ से तो ये अलग ही विड्थ दिखेगी, जो भी विड्थ दिखेगी वो 100 टाइम्स ज्यादा दिखेगी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, 100 टाइम्स आपको ज्यादा दिखेगी, जो है एक्चुअल में उससे 100 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए रियल आंसर क्या है, रियल विड्थ कितनी होगी, 3.5 इंटू 10⁻⁻²mm। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8। हाँ, बहुत ही टॉकेटिव क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर देना है बच्चों, आपको समझते जाना, मैं जो सारी चीजें यहाँ पे बोलता जाऊंगा उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या बोला है, यू आर गिवन ए थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आपको बोला गया है कि आपको एक एक थ्रेड दी गई है और आपको एक मीटर स्केल दी गई है, मतलब कि आपकी जो सिंपल वाली जो स्केल होती है ना वो सेंटीमीटर वाली होती है, उससे थोड़ी बड़ी रेंज वाली, मतलब कि मीटर वाली स्केल, जो मेजर टेप जो आती है उसमें मीटर स्केल आती है। ठीक है, तो मीटर स्केल आपको प्रोवाइडेड, देखो सुनो, अब जो रियलिटी में जो यूज करते हो ना सेंटीमीटर स्केल, वो नहीं, उससे बड़ा यूनिट वाली, मतलब कि मीटर स्केल आपको दी गई है। और आपको बोला है कि इफ यू आर आस्क्ड टू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ दैट थ्रेड, देन हाउ यू कैन एस्टिमेट दिस, मतलब कि आप कैसे इसका एस्टिमेट निकाल सकते हो, मतलब कि एक थ्रेड कितनी होती है, कितनी पतली होती है, आप समझ सकते हो उसका डायमीटर कितना होगा, क्या मीटर में होगा इसका डायमीटर, क्या मीटर में होगा इसका डायमीटर। ये पतली सी थ्रेड है और डायमीटर क्या होता है, ये होता है डायमीटर। ठीक है, ये दोनों एरो के बीच में जो मैं दिखा रहा हूं ना, थिकनेस ऑफ दैट दैट थ्रेड, उसी को बोलेंगे यहाँ पे डायमीटर। ठीक है, तो क्या आप अब ये मीटर में होगा क्या, सोचो आपके पास अगर एक थ्रेड है, सोच लो कि आप जिससे सिलाई वगैरह करते हो वो थ्रेड की बात हो रही है, तो क्या उसका डायमीटर मीटर में होगा, क्या वो सेंटीमीटर में होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, ये सेंटीमीटर में भी नहीं होगा। यस और नो, तो आप सोच सकते हो कि तो इसको कैसे एस्टिमेट कर पाते हैं। देखो बच्चों, ये जो सारी चीजें आपको क्यों पढ़ाई जाती है, इसके पीछे का रीजन है कि हर बार हमारे पास हर एक रेंज के इंस्ट्रूमेंट हो, ये जरूरी नहीं होता है। ये दिमाग में बात फीड कर दो, कई बार ना हमारे पास ऐसा हो जाता है कि भाई हमारे पास मेजरिंग टूल नहीं होता है, लेकिन एस्टिमेट हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने वाले जो हमारे लोग थे ना, जो हमारे दादा दादी और पुराने जमाने के जो थे,
तो वहां पे ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, फिर भी वो सारी चीजें ना ऐसे मेजरमेंट से अंदाजे से दे सकते थे उसका आंसर, ठीक है। और उनका अंदाजा भी उतना सटीक होता था कि हम मान भी नहीं सकते कि यार क्या डायरेक्टली, मतलब कैसे इन्होंने इसका आंसर, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन फिर भी एस्टिमेट जो लगाया ना, वो भाई एक्यूरेट नहीं था लेकिन फिर भी एक्यूरेट से नजदीक तो था, मतलब कि आप अंदाजा लगा पाए, यस और नो। तो उनके पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स रहती थी मेजरमेंट की, कि भाई ये है तो ये पद्धति, ये मतलब कि ये देसी इलाज है इसका, मतलब कि देसी मेथड है, इसको अप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लोग ना एस्टिमेशन से बहुत ही परफेक्टली फटाक से आंसर देते थे, ठीक है। वो वही मेथड बहुत ही तब फेमस भी थी, क्योंकि ऐसे यार स्क्रू गेज लाना, छोटे से छोटा वो अपना वर्नियर कैलिपर्स लेके आना, स्क्रू गेज लेके आना, भाई ये पॉसिबल नहीं था। सब क्या घर में सारी चीजें ऐसे ही रखते थे? नहीं। तब ना एस्टिमेशन से काम चला लेते थे कि भाई अगर इसका ये लेंथ निकालना है कि ये निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो तब ना ये इतने साणे थे, इतना उनके पास दिमाग था कि भाई वो ना ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज किए बिना इसका एस्टिमेट आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आपको बोला गया है कि भाई मान लो कि आपको ना एक थ्रेड दी गई है और आपको बोला गया है कि भाई इसका अगर मुझे डायमीटर निकालना है और मुझे स्क्रू गेज यूज नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर हम यहाँ पे ना स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे स्क्रू गेज यूज नहीं करना है और मुझे इसका डायमीटर भी निकालना है, तो कैसे निकालूं भाई, कैसे निकालूं? तो यहाँ पे अगर मैं किसी पुराने जमाने वाले लोगों को पूछूं यही क्वेश्चन कि भाई मैंने आपको थ्रेड दे दिया और मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप उसका कैसे मेजरमेंट लोगे? तो तुरंत क्या करेंगे पता है? वो एक सिलेंडर लेंगे। क्या करेंगे? वो एक सिलेंडर लेंगे। मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर है। तो वो एक सिलेंडर लेंगे और फिर क्या करेंगे, जो आपने थ्रेड दिया है ना उनको, उस थ्रेड को वो लपेटेंगे, इसके ऊपर लपेटते जाएंगे हैं। जो देखते जाइए क्या करेंगे वो लोग, ऐसे ऐसे नजदीक नजदीक लपेटते जाएंगे। मैं तो यहाँ पे दूरी दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको अज्यूम करना है कि उसको ना नजदीक नजदीक लपेट, मतलब बीच में ये जो गैप दिख रही है ना, ये गैप नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे लपेटना है इसको, ठीक है। लेकिन फिर मैं लपेटता जाऊंगा तो आप भी लपेटते जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसको समझना यह है कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। समझना क्या है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, ये जो गैप दिख रहा है ना वो नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं है ऐसा अज्यूम कर लो और ऐसे लपेटेंगे, नजदीक नजदीक लपेटते जाएंगे। कहां तक? जब तक वो वायर खत्म नहीं हो जाती तब तक, ठीक है, ऐसे लपेटते जाएंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई यहां पे आपको गैप दिख रही है, गैप है, ये गैप है, वो गैप वहां पे नहीं दिखानी है, लेकिन मैं लपेटा हुआ दिखा सकूं उसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। नहीं तो बोलेंगे सर ये क्या कलर ही कर दिए आप, अंदर ब्लू कलर ही कर दिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि हाँ भाई बीच में गैप है। बाकी वहां पे जब वो करेंगे ना, ऐसे लपेटेंगे ना, तब बीच में गैप नहीं रहने देंगे, नजदीक नजदीक आएंगे, सारे तार नजदीक नजदीक आएंगे, ऐसे लपेटेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वो काउंट कर लेंगे कि भाई कितने नंबर हुए, मतलब कितने टर्न्स यहाँ पे हुए। तो ये पहला टर्न हुआ, इसके बाद दूसरा टर्न, उसके बाद तीसरा टर्न, ऐसे 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 करके वो ये टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ। अभी उसको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के बाद देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कि उन्होंने निकाला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैं यहां पे लिखता जाता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो बच्चों उन्होंने मेजर किया n, कितने? n। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने उन्होंने आइडेंटिफाई किया? स्मॉल n के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मान लो स्मॉल n कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो उन्होंने काउंट कर दिए होगा, जो भी होगा वो काउंट कर लिया होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n निकला। अभी क्या करेंगे, अभी उनके पास मीटर स्केल तो है कि नहीं? यहाँ पे मीटर स्केल तो प्रोवाइडेड है। तो अभी क्या करेंगे, अभी वो लोग जहां से लपेटना स्टार्ट किया, जहां से पहला टर्न स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेके ये लेंथ को मेजर कर लेंगे। क्या करेंगे? ये लेंथ को, जहां तक लपेटना खत्म हुआ वहां तक की लेंथ मेजर कर लेंगे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि भाई यहाँ पे लेंथ कितनी आई, तो लेंथ निकली बच्चों L के बराबर, ठीक है। तो ये दो मेजरमेंट लेने के बाद देखो कैसे आंसर देते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? थिकनेस ऑफ ईच टर्न, ध्यान से देखना,
थिकनेस ऑफ ईच टर्न इज नथिंग बट इक्वल टू, करना क्या है भाई, ये लेंथ को टोटल नंबर ऑफ एन टर्न से डिवाइड कर दो, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, ये पूरी जो भी लेंथ है इसको टोटल नंबर ऑफ टन से डिवाइड कर दो तो आपको एक टन की लेंथ मिल जाएगी, एक टन की ये लेंथ मिल जाएगी, समझ रहे हो, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। कौन सी वाली, देखो ये तार में दिखाओ, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली लेंथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, थिकनेस, वो क्या होगी, थिकनेस होगी। यस और नो, इतना आसान होता है कैलकुलेट करना, वो क्या हो जाएगी, थिकनेस। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, थिकनेस ऑफ ईच टर्न, मतलब कि ये जो टर्न की थिकनेस है अल्टीमेटली वो क्या होगी, थ्रेड की थिकनेस हो जाएगी। तो ईच टर्न इज इक्वल्स टू लेंथ को डिवाइड कर दो एन से। ठीक है, तो इतनी थिकनेस ईच टर्न की होगी। थिकनेस मतलब कि ये वाली, मान लो ये वायर है तो ये थिकनेस दिख रही है आपको, ये थिकनेस ऐसे ऐसे लपेटे है ना, ऐसे लपेटे है। ठीक है, ये ऐसे लपेटे है, तो ये जो लपेटे है उसमें ये जो थिकनेस आएगी ना, ये थोड़ा मोटा ड्रॉ करता हूं, मान लो ये तार है, इसको ऐसे लपेटे। ठीक है, ऐसे ऐसे लपेटे। तो बच्चों ये जो इसकी थिकनेस आती है ना, ये थिकनेस होती है। ठीक है, ऐसे कितने टन की थिकनेस हमने एल लेंथ में डिवाइड कर दी। ठीक है, वही क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ ईच टन। ठीक है, तो कितना सिंपल तरीके से वो आंसर दे देते थे। अगर आप उनको पूछो तो यही तरीका अप्लाई करते थे। हम क्या होते, हम कंफ्यूज होता कि सर मीटर्स कैसे कैसे मैं मेजर कर सकता हूं, हमारे पास तो इसका आंसर ही नहीं होता। लेकिन अगर आप उनको पूछते तो फटाक से क्या करते, एक सिलेंडर लेते, उसके ऊपर लपेट देते और फिर टोटल कितना, लपेटने के बाद कितनी लेंथ में हमने इसको लपेटा वो लेंथ निकाल लेते और कितने नंबर ऑफ टन है वो निकाल लेते और फिर क्या कर देते, फिर थिकनेस निकालने के लेंथ को डिवाइड कर देते टन से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है एस्टिमेट करने का इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे बोला हाउ विल यू एस्टिमेट, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिमाग लगाना पड़ता है ताकि आप उसकी लेंथ को एस्टिमेट कर पाओ। देखो हर टाइम हर एक जगह पे आपके पास सारी चीजें होना ये पॉसिबल नहीं है। क्या साथ में ही ये सारे टूल लेके घूमते हो क्या भाई, क्या पता कब हमें कौन सा मेजरमेंट लेने की जरूरत पड़ जाए, तो सर मैं तो ना पूरी किट लेके ही घूमता हूँ, ऐसा होता है क्या, क्या सारी किट लेके ही घूमते हो, नहीं। तो कहीं ना कहीं तब ना, अगर मान लो कि वहां पे आपको मेजरमेंट की जरूरत है और आपके पास ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है, तब ऐसा दिमाग लगा के एस्टिमेशन करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइंस यही सिखा रहा है कि भाई कैसे आप एस्टिमेशन लगाओ, ऐसी ऐसी टेक्निक कैसे आप सोच सकते हो ताकि आप एस्टिमेशन लगा के, ताकि टूल अवेलेबल ना हो तो आप एस्टिमेशन लगा के भी उसका आंसर निकाल पाओ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, A screw gauge has a pitch of 1 mm and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? देखो बच्चों, सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज करने से हमें इतना समझ में आता है कि लिस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, मतलब कि एक्यूरेसी हमें मिलती तो है, लेकिन उसके सामने ये भी देखना होता है कि भाई 200 डिवीजन, मान लो कि जो स्क्रू गेज है उसके ऊपर पहले 100 डिवीजन थे या फिर 200 डिवीजन हुए, हमने उसको इंक्रीज करके 300 डिवीजन किए, तो सोचो ना कि वो जो जो दो दो मार्किंग होते उनके बीच का गैप भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ना। मान लो कि मेरे पास ऐसे दो नंबर है, अभी उनके बीच का गैप इतना है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 10 इक्वल पार्ट में या फिर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो अभी ये दो मार्किंग है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पहले ये दो मार्किंग ही थे, अभी क्या हुआ, मैंने इनके बीच में 5 और मार्किंग बना दिए इक्वल, तो इसका मतलब ये हो कि अभी दो जो सीक्वेंस में आने वाले जो दो मार्क है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। मान लो कि अभी इन दोनों के बीच में भी, मान लो इन दोनों के बीच में भी और एक मार्क लगा दो, तो अभी देखो अभी दो आने वाले दो मार्किंग के बीच का डिस्टेंस और कम हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अगर डिवीजन आप ज्यादा करते जाओगे तो होगा ये कि भाई एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, चलो मान लो कि एक्यूरेसी तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना जितना सोचना, जितना
यहाँ पे मार्किंग ज्यादा होगा, ठीक है, जितने मार्क ज्यादा होंगे उतने हम एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि अभी वो जो स्केल बनेगी वो एमएम की जगह और अंदर जाके हमें एक्यूरेट आंसर दे पाएगी। लेकिन उसके सामने एक लिमिटेशन भी आ जाती है। लिमिटेशन क्या होती है बच्चों? हमारी जो आंखें होती है ना, वो इतने छोटे छोटे मार्किंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। ये सुनो, कई बार होता है हमारे पास, कई बार ऐसा होता है कि भाई, कई बार ना, इसीलिए ना वो क्या बोलते हैं कि जो भी लिखावट होती है ना, कहीं पे आप कोई पैकेज देखो या फिर कहीं पे, कि जो वार्निंग होती है वो वार्निंग ना बहुत ही छोटे अक्षरों से लिखी जाती है। मान लो आप दवाई लेने गए, तो दवाई के ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन से आपने दवाई ली, दवाई के ऊपर ना उसके जो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कि उसके डोजेज लिखे होते हैं, उसके नीचे ना एक वार्निंग भी लिखी होती है, ठीक है, कि भाई इतनी आप इसको इतनी मात्रा में ही लेना है, इससे ज्यादा मात्रा में आपको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो सारी जो वार्निंग्स वगैरह होती है ना, वो वार्निंग ना बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। जैसे कि वो टर्म्स कंडीशन लिखते हैं, टर्म्स कंडीशन, हाँ ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। टर्म्स कंडीशन हमेशा होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखी जाती है, ठीक है। आप कोई भी पॉलिसी वगैरह लेने जाओ तो वहां पे उनकी जो टर्म्स कंडीशन होती है, जो हाईलाइट करना होता है ना, वो तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि भाई हम ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, ठीक है। भाई कोई कंपनी देने के लिए बैठी नहीं है, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट निकालना है। तो नीचे जो टर्म्स कंडीशन लिखे होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में होती है। और उनको पता है कि हमारी जो आई है ना, हमारी आई वो इतने मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर नहीं कर पाएगी कि उसको जूम करके भी देख ले कि भाई छोटे अक्षरों में क्या लिखा है। कई बार क्या क्या होता है कि हम अनदेखा कर देंगे, भाई ये कितना छोटा है, हमारा माइंड ही ना बोल देता कि भाई इतना छोटा है, छोड़ो इसको, छोड़ो उसको, रीड नहीं करना है भाई, तो ये बता ना हमें क्या क्या मिलेगा, इसको छोड़ो ना, टर्म्स कंडीशन, हाँ सब कुछ पढ़ लिए, ठीक है, हाँ सब कुछ पढ़ लिए, इसको छोड़ो मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा ही करते, ज्यादातर ऐसा ही करते। तो इसलिए जानबूझ के ना वो लोग क्या करते, टर्म्स कंडीशन एक तो बहुत ही लंबी बनाते हैं, मतलब 3-4 पेज की, और उसमें उसके जो राइटिंग होते हैं ना वो बहुत ही छोटे, उसके फॉन्ट ना बहुत ही छोटे कर देते, ताकि हमारी आईज ना देख तो पाते कि हाँ कुछ लिखा है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारा जो आई का जो लिमिटेशन है ना, वो यही है कि ये कुछ हमारे मोबाइल के कैमरे जैसा नहीं है कि भाई 13 मेगापिक्सल, अभी तो सर 13 मेगापिक्सल क्यों बोल रहे हो, 48 42 बोलो, 64 मेगापिक्सल बोलो, अरे 108 मेगापिक्सल बोलो सर, एमआई का फोन आ गया, ठीक है चलो भाई। हाँ, तो मान लो कि आपने 48 मेगापिक्सल का कैमरा से कोई इमेज कैप्चर की, तो उसकी कैपेसिटी है, उसको आप जूम करोगे तो आप जूम करके उसके पिक्सल को देख पाओगे, छोटे छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन हमारे आंखों में ऐसा नहीं है, हमारी आंखें ना एक लिमिटेशन आ जाती है। कई बार होता है कि छोटे अक्षरों में लिखा होता है, तो वो लिखावट को देखने के लिए हमें उसको नजदीक लाना पड़ता है, तब जाके आप उसको क्लियरली मेजर कर पाते हो, लिख पाते हो या रीड पाते हो, ठीक है, रीड कर पाते हो, लिख तो नहीं पाओगे लेकिन रीड कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे दो नंबर के बीच का या फिर दो मार्क के बीच का डिस्टेंस जो भी है ना, उसको आप कम करते जाते हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे आप डिवीजन इंक्रीज करोगे, तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट में आप ही की आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी आंख आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी भाई ये कितना रीडिंग है। रीडिंग एक्यूरेट तो आ सकता है, लेकिन वो एक्यूरेट रीडिंग लाने के लिए हमारी आंखें इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो इतने छोटे डिवीजन को भी आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे हम आंसर क्या दे सकते हैं, भाई नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज करने से एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी एक्यूरेट रीडिंग लाने के लिए हमारी आंखें उतनी कैपेबल नहीं होगी कि वो उतने छोटे रीडिंग को भी आइडेंटिफाई कर पाए। यस और नो? तो इसके लिए कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा भाई, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, आपकी आंखें खींच जाएगी, लेकिन आप उसके रीडिंग का एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाओगे, ठीक है। उससे अच्छा तो वो डिवीजन दिखे ऐसे होने चाहिए कि ताकि आप उसको अच्छे से मेजरमेंट ले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज अ लिमिटेशन, तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिवीजन को इंक्रीज करने से यहाँ एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेट, अगर आप कैपेबल होंगे उस एक्यूरेसी से, उस एक्यूरेट रीडिंग को ले पाने में, इतने छोटे छोटे डिवीजन को आइडेंटिफाई कर पाने में, तो आपके लिए बढ़िया है, एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन 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 आपकी आंखें कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, तो रीडिंग में गड़बड़ी आनी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा नहीं होगा, क्लियर है। चलो सी, सी का आंसर क्या, देखो ये सारे टॉकेटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसमें कुछ लिखने का वगैरह नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो, अगर आपको लिखना तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है।
Next, see, the mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? मतलब कि ये बोल रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि कोई अगर मान लो कि ब्रास के रोड का अगर मैं वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजर कर रहा हूं, तो क्यों हमेशा 100 मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट आंसर देंगे कंपेयर टू 5 मेजरमेंट? सिंपल इसका जो भी मीनिंग है वो ऐसा निकलता है कि क्यों हमें ज्यादा मेजरमेंट कम मेजरमेंट से ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे पाते हैं। बच्चों इसका आंसर आपको पता ही है कि जब मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करता हूं, हमने लेक्चर में भी समझाया था कि कैसे रैंडम एरर को निकाला जा सकता है। तो ये जो रैंडम एरर को निकालने की जो भी प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं हमने क्या बोला था कि हो सके उतने ज्यादा रीडिंग लो, इसीलिए हमने वहां पे एन रीडिंग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा यही कोशिश रहती है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो हमेशा कभी भी एक ऑब्जर्वेशन से काम मत चलाओ, हो सके तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेना सीखो। ठीक है, जितना ऑब्जर्वेशन ज्यादा लोगे उतना फायदा आप ही को है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज वैल्यू में कन्वर्ट करके उसका रीडिंग निकालते हैं। याद आया कुछ? हम जो भी मेजर्ड वैल्यू होती है उसको कैसे लिखते हैं, याद करो, ए एवरेज, ए मीन, जिसको हम बोलते थे ए मीन। ठीक है, हम क्या बोलते थे, ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। याद आया कुछ? तो कोई भी मेजरमेंट जो भी हम लेते थे उसको कुछ इस तरह से शो करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे उतना मीन, जब भी आप एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर उतना एक्यूरेसी की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए सलाह यही होती है कि हो सके उतने मेजरमेंट लो। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है, वो आप भी समझ सकते हो कि 5 रीडिंग लेने से आप उसका जो भी एवरेज निकालोगे या फिर जो भी उसकी एब्सोल्यूट एरर है उसका एवरेज निकालोगे, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इससे तो कम ही एक्यूरेट आंसर देगा जितना हमें 100 मेजरमेंट से मिलता है। ठीक है, 100 मेजरमेंट लोगे तो सोचो ना, 100 मेजरमेंट है और उसका आप एवरेज निकालोगे, मतलब कि डिवाइड बाय 100 करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका रीडिंग ऑलरेडी एक्यूरेसी के नजदीक आ जाएगा। और उसमें सारी जो भी एब्सोल्यूट एरर होगी हर एक रीडिंग की, यहाँ पे 100 रीडिंग्स है तो 100 रीडिंग्स की 100 एक्यूरेट आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी, और उसका भी एवरेज निकालोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू, सोचो ना, सोचो, खुद ही सोचो कि एक रीडिंग मान लो मेरे पास है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं, और एक रीडिंग मान लो मेरे पास है जिसको मैं 100 से डिवाइड करूं। इन दोनों में से कौन मुझे ज्यादा प्रिसाइज आंसर देगा? ये 1/100। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो वैल्यू को कम करेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर कम होने के चांसेस 100 रीडिंग में ज्यादा है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस 100 मेजरमेंट में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यही इसके पीछे का रीजन है। तो इसीलिए हम ना ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं बोलता कि हर एक टाइम आप 100 मेजरमेंट लो ही, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि भाई एवरी टाइम आप 100 मेजरमेंट लेते ही रहते हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल है? ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लो, आप 10 लो, 15 लो, अगर आपकी कैपेसिटी 15 ऑब्जर्वेशन लेने की तो लो भाई। जितने ऑब्जर्वेशन ज्यादा लोगे उतने आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको एवरेज ही तो निकालना है। एब्सोल्यूट एरर हो या फिर आपका जो भी रीडिंग हो उसका एवरेज ही तो निकालना है। ठीक है, और जैसे रीडिंग बढ़ेगा, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ेंगे, उतनी एवरेज भी आपकी एक्यूरेसी की ओर जाती जाएगी, और उतनी एरर भी, एब्सोल्यूट एरर भी, क्योंकि यहाँ पे 100 रीडिंग्स लिए है तो 100 एब्सोल्यूट एरर आएगी, तो सभी की एवरेज निकालोगे तो आपका जो भी एरर वाला जो पोर्शन है ना वो भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर एक्यूरेसी की ओर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेजरमेंट लिया जाए। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना है क्या बोला गया है। देखो पुराने जमाने में ना ऐसे प्रोजेक्टर आते थे
कई बार हम जब कॉलेज में थे तब हमने ये वाले प्रोजेक्टर देखे थे, नीचे से ना एक स्लाइड, मतलब कि एक स्लाइड लगाई जाती है जिसमें वो जो फैकल्टीज होते हैं ना वो पेपर के ऊपर स्केच, अपनी जो मार्कर होती है ना वो ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर मार्कर से लिखते हैं और उस लिखावट को ऊपर रख देते हैं। एक एक कांच होता है, एक ग्लास होता है और नीचे एक बल्ब जलता है, ठीक है। तो यहाँ से रोशनी पास हो जाती है और वो जो सारी चीजें वो लिखावट में से पास होने के बाद उसको कैप्चर करके वो सामने वाली दीवार पे उसको मैग्नीफाई करके दे देती है। अभी के जो प्रोजेक्टर आते हैं उसमें भी लेंस वगैरह वही वो लाइट वाला कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन पुराने जमाने में जो भी पढ़ाते थे ना तब तब ऐसे डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं थे, तब ना ऐसे कंप्यूटर वगैरह भी नहीं थे और तब ना ऐसे प्रोजेक्टर ही नहीं थे। तो यहाँ पे किसी को प्रोजेक्टर के साथ मतलब लैपटॉप को कनेक्ट करना और फिर यहाँ से पीपीटी में प्रेजेंटेशन पे वो स्लाइड शो को शेयर करना और वहां पे बड़ा दिखाना ये पॉसिबल नहीं था। तो तब ऐसे छोटे डिवाइस आते थे बहुत ही अच्छे वाले जिसमें ना वो ट्रांसपेरेंट पेज होते थे, उसके ऊपर ना फैकल्टी वो स्केच पेन वगैरह से या फिर मार्कर वगैरह से वो सारी चीजें समझाना चाहते थे उसको लिख देते थे। मतलब कि मान लो कि एक आपकी एक स्लाइड ही हो गई वो, ठीक है, और उसको ना वो ग्लास के ऊपर रखते थे और नीचे से बल्ब जलाते थे और बल्ब जलाते तो उसका ना ऊपर एक एक रिफ्लेक्टर होता था। वो रिफ्लेक्टर ये जो सारी इंफॉर्मेशन नीचे से बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो उसको कैप्चर करके लेके आती है, उसको ना दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट करता था। और जब भी वो प्रोजेक्ट करता था तब वो जो यहाँ पे स्लाइड लगाई गई थी वो स्लाइड का एक बड़ा सा प्रोजेक्शन आपको सामने दीवार पे दिखता था। और तब ऐसे कॉलेज में पढ़ाया जाता था वेन एवर देयर वॉज नो एनी प्रोजेक्टर एट दैट टाइम। मैं मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ, तो तब ऐसा होता था, ठीक है। तो ऐसे अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, प्रोजेक्टर बहुत ही बढ़िया लेवल के प्रोजेक्टर आ रहे हैं, लेकिन तब ऐसा चलता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहे हैं कि भाई एक छोटी सी स्लाइड है, मान लो बच्चों एक छोटी सी स्लाइड है जिसके ऊपर यहाँ पे बोला है कुछ फोटोग्राफ है, कुछ फोटोग्राफ मतलब कि कुछ पिक्चर वगैरह है, यहाँ पे कुछ प्रिंटेड है, ठीक है। जब यहां से लाइट का सोर्स लाइट लाइट को यहां से क्रॉस करवाएगा तो लाइट ने क्या किया कि भाई यहां से इसको मैग्नीफाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको उसने मैग्नीफाई करके इतनी बड़ी इमेज बना के दे दी, ठीक है। शायद मैं इसको छोटा बनाता तो बहुत ही अच्छा रहता, और छोटा थोड़ा, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, समझना काफी है। तो मान लो कि उसने इतना मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल इमेज है और ये हमारी प्रोजेक्टेड इमेज है। तो उसने क्या किया, सारी चीजों को मैग्नीफाई करके यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है उसको ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बोला है उसको ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन ही है। देखो जब इमेज फोटोग्राफ की बात करें, ये फोटोग्राफ की, तो ये जो रियल फोटो है वहां पे इमेज का एरिया कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाली जो इमेज हमारी है, ये वाली जो इमेज है इसका एरिया कितना है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, ये 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्टेड हुई इमेज है उसका एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा इट इज नथिंग बट 1.75 इंटू, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए मैं इसको मीटर स्क्वायर में लिखूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, ठीक है। ये आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए मैं क्या लिखूंगा 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू दूसरा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है ना, एरिया है, तो लेंथ इंटू लेंथ, मान लो ये स्क्वायर है तो लेंथ इंटू लेंथ है, ठीक है। तो दो लेंथ दो बार मल्टीप्लाई हुई ना, लेंथ दो बार मल्टीप्लाई इसलिए 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो हम लिखे इसको 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्चुअल इमेज की एरिया, ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ एक्चुअल इमेज। इसको मैं क्या लिखूं, एरिया ऑफ एक्चुअल इमेज, एक्चुअल इमेज, ठीक है। चलो, और ये हमारी प्रोजेक्टेड इमेज है।
और प्रोजेक्टेड इमेज का एरिया कितना प्रोवाइडेड है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्टेड जो भी है उसका एरिया इतना प्रोवाइडेड है 1.55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ, इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड इमेज, जो भी उसका प्रोजेक्शन बना उसका एरिया, दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है और बोला गया कि व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है उसका यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है। अभी बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकाले भाई, पहले यहाँ पे एरिया प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन निकाल ले, उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत ही आसान होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो एरियल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, एरिया ऑफ एक्चुअल इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ एक्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड इमेज डिवाइड बाय एरिया ऑफ एक्चुअल इमेज। ठीक है, तो करो इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1.55 डिवाइड बाय, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है तो मैं इसको लिखूंगा 10 टू द पावर -4। ठीक है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4। अभी देखो बच्चों, इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आंसर मिलेगा समथिंग। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे पढ़ोगे ना ये ऑप्टिक्स में, तो इसको मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है। तो कई बार m लिखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये मैग्निफिकेशन है। ठीक है, सो m कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, m आएगा यहाँ पे 0. मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 0.8857 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, यूनिट तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये एरिया एरिया से डिवाइड हुआ, एरिया एरिया से डिवाइड, तो ये भी मीटर स्क्वायर में और ये भी मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर तो छम्मा छम्मा हो गया। ठीक है, तो यूनिट मैग्निफिकेशन का नहीं होता है, इट इज ए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा मान लो। ठीक है, चलिए, तो हमें तो ये क्या मिला, एरियल मैग्निफिकेशन। ये जो आंसर हमारे पास आया ना बच्चों, ये तो एरियल मैग्निफिकेशन है। हमें क्या चाहिए, हमें लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों यहीं से लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट में एरियल मैग्निफिकेशन, मतलब कि 0.8857 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये जो हमारे पास एरियल मैग्निफिकेशन आया उसका अंडर रूट निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों कितना आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, देखो ध्यान से, इसका अंडर रूट निकालोगे तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इट इज 0.941 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, 10 टू द पावर 4 का अंडर रूट निकलेगा 10 टू द पावर 2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा मैं 94.1 10 टू द पावर 2 है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 94.1। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है पॉइंट? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर रियलिटी में ऑब्जेक्ट इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का है जिसका मैग्निफिकेशन होके वो इतना हो जाता है, तो बच्चों बताओ यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया प्रोवाइडेड था तो हमने पहले एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लिया और फिर हमने क्या किया, उसका अंडर रूट लेके लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लिया। बच्चों एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि मेरे पास एरिया है और मुझे लेंथ निकालने को बोले तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ही लूंगा ना, यस और नो, अंडर रूट ही लूंगा ना, सिंपल सी बात है, यस और नो। मान लो कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये जो इमेज है वो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई।
इसको तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मेरी वेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज करो और डायरेक्टली इसका आंसर देते जाओ। सिग्निफिकेंट नंबर, अगर आपने बच्चों, जिन जिन बच्चों ने ये सीधी एक्सरसाइज पे जंप कर दिया है, जिन्होंने हमारा ये सिग्निफिकेंट नंबर के रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज हमारा प्लेलिस्ट सर्च करो, वहां पे आपको इसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो वीडियो में मिल जाएगा, और आपको सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, उसके जो रूल्स वगैरह है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आए हो, तो अगर आपको पता नहीं है कि कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट निकाले जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो पहले प्लीज हमारा प्लेलिस्ट सर्च करो, वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे टॉपिक देख लो, वहां से आपको सिग्निफिकेंट वाला दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको पहले देखो, उस वीडियो को फॉलो करो, और उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज पे आओ। ठीक है, तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ही मुझे डायरेक्ट आंसर देते जाओगे। देखो 0.007 मीटर स्क्वायर, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे बच्चों? ये तीनों जो भी जीरो है वो क्या है? इनिशियल जीरो, और इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बच्चों याद करो, 10 का जो भी पावर है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 10 टू द पावर ऑफ 10 इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। तो बचे कितने? 2, 6, 4। क्या वो नॉन जीरो है? जी हाँ, तीनों नॉन जीरो है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आए? 3। चलो नेक्स्ट। बच्चों इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट होता है? नहीं होता है। एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट होता है? होता है। तो देख लो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 1, 2, 3, 4। कितने हैं यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 4। चलो आगे बढ़ो बच्चों। जीरो एंडिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट होता है? होता है। तो देखो मान लो कितने हुए यहाँ पे? 6, 3, 2, 0, चारों सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो जो जीरो है वो आफ्टर द डेसिमल एंड एंडिंग जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 4। बच्चों यहाँ पे देखो 6, 3 एंड 2, ये तीनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो है। और ये जो बीच वाला जो जीरो है वो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आता है। हमने रूल देखा था, ऑल द जीरोस इन बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। यहाँ पे बच्चों इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो 6, 3 एंड 2, क्या ये तीनों सिग्निफिकेंट है? जी हाँ। और ये जीरो, ये जीरो कौन सा है? इन बिटवीन जीरो है, मतलब कि वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जी हाँ। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये तो। आई होप सो कि आप इसका सही से आंसर दे पाए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड करते। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2.11 से लेके 2.15 तक। ठीक है, चलिए तो टिल दैट एंजॉय योर डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और उसके साथ साथ वो वाला बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि आपको जो भी नए नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और इतना ही नहीं बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज आप, आपके जैसे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है लेकिन यूट्यूब है, तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है, आप फ्री में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज उनको भी बोले कि बेनिफिट उठाए, और मैं आशा रखता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियो को शेयर भी करोगे। टिल देन एंजॉय योर डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।